युद्ध किसी समस्या का समाधान है। अखंड भारत का ये कतई मतलब नहीं है कि हमारे भारत के जो अंग थे उनको हम एनेक्स कर लेंगे या उनके साथ में हम चले जाएंगे। कि देश में ऐसी कोई योजना नहीं है जहाँ पे बेसिक शिक्षा को आईआईटी जैसे संस्थान से जोड़ा जा सके। कि बच्चों या अध्यापकों के पास में थॉट प्रोसेस नहीं आते होंगे इनोवेशन के। मार्क जुकरबर्ग कोई पीएचडी करके तो रिसर्च नहीं किया था। आरटी एक्ट के अंदर चोर दरवाजे थे। अब आप पूछेंगे ये चोर दरवाजे क्या? जब मैं अशोक वाटिका श्रीलंका पहुंचा, माता सीता जिस स्थान पर निवास किया उन्होंने, उस जगह की जो ऊर्जा है वो बड़ी दिव्य ऊर्जा है। ये सब करते हुए आपको डर नहीं लगा? मतलब हाँ। कई सारे आक्रांताएं हैं वहाँ, आरएसएस के प्रति सक्रिय हैं, कुछ लोग हैं जो इसे भगवा आतंक के नाम से पुकारते हैं। हेलो एवरीवन, बियॉन्ड द माइक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जो एक पॉलिसी मेकर हैं, गवर्नमेंट के साथ काफी क्लोजली काम कर रहे हैं और हजारों लोगों की जिंदगी को बदलने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो एक सोशल वर्कर भी हैं। तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे सोशल टेक्नोक्रेसी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। हेलो सर, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में। हाउ आर यू सर? ऑल गुड, धन्यवाद शुभम आपका और आपकी टीम का आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, आपने समाज के कई सारे क्षेत्र में आपने काम किया एज अ सोशल वर्कर। सोशल टेक्नोक्रेसी के क्षेत्र में कई सारे काम किए। बाद में हम जानते हैं कि सोशल टेक्नोक्रेसी क्या है और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी आपने कई सारे काम किए हैं। तो आपकी ये ओवरऑल जर्नी कैसी रही है? कहाँ से आपने शुरुआत की? सोशल टेक्नोक्रेट का मतलब है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। मेरी हमेशा अभिरुचि नई चीज़ों को करने में, नया खोजने में, कैसे जीवन को सरल बनाया जा सकता है उस दिशा में काम करने में, कैसे लोगों के बीच में जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता, उसमें रुचि थी। कितना डिफिकल्ट रहा था इनिशियली अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना है? बड़ा डिफिकल्ट था। माता पिताजी, परिवार का एक दबाव होता है शुरुआती दौर में। ये वाला दौर कुछ अलग है। आज से 20 साल पहले का दौर अलग था। आज हमारे माननीय मोदी जी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं। उस समय स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करने की बात करना मतलब परिवार में विद्रोह करना। मैं मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ, पिताजी हमारे क्लर्क थे। पहला तो था कि आपको नौकरी करनी है और ब्राह्मण परिवार से था सरकारी नौकरी करनी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई व्यापार या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो सरकारी नौकरी में भी ब्राह्मण होने के नाते सबसे ज्यादा जो लुक्रेट करता है वो अध्ययन और अध्यापन का करता है, शिक्षा के क्षेत्र में करता है। जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा तो वहां की मैंने समस्याएं देखी कि ग्रामीण अंचल में, परिवेश में बेसिक शिक्षा के साथ मूलभूत समस्याएं क्या है। और उन समस्याओं को देखने के बाद आईआईटी जैसे संस्थान में हम लोगों को काम करने का अवसर मिला। जब उन समस्याओं को देखा, प्रोफेसर एस सी वर्मा थे, उनके साथ चर्चा हुई। एक विषय था कि कैसे हम विज्ञान, गणित बच्चों को आसपास के माहौल से सिखा सकते हैं। उस विचारधारा को आगे लेके फिर हम लोग निकल पड़े यूनिसेड संस्था के साथ में। ये निर्णय हुआ कि अब हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जिससे साइंटिफिक टेम्परामेंट सरकारी स्कूल के बच्चों के अंदर में डेवलप हो, क्योंकि वो हमारे डेवलपमेंट का वो पहलू हैं जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है अगर हमें देश को आगे ले जाना है। तो 2009 से वो जर्नी शुरू हुई। आज हम लोग 22 राज्यों में सक्रिय हैं। 40 संसदीय क्षेत्रों में हम सक्रियता के साथ में टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं। लगभग 13.5 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र की चिकित्सा, इन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपने जैसे अभी यूनिसेड का जिक्र किया, उसके आप चीफ मेंटर भी हैं। 22 राज्यों में 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो यूनिसेड है क्या और आपका सहयोग इसमें क्या क्या रहा? यूनिसेड, मैंने जैसे बोला, एक कमरे में हमने 2009 में शुरू किया था। एक सोसाइटी है ये। आईआईटी कानपुर के ज़्यादातर एलुमनाई हैं जिनके द्वारा ये संस्था का प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर एस सी वर्मा जी का सहयोग मिला, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। बायोलॉजी विषय को कैसे प्रायोगिक तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है, ये उनके पास एक जटिलता थी। तो उन्होंने एक अन्वेषिका करके कार्यक्रम शुरू किया जिसमें उन्होंने मेरे से कहा कि मैं फिजिक्स बताऊंगा कैसे प्रायोगिक तरीके से। टीचरों को सिखाना था, जो शिक्षक थे सरकारी स्कूल के, उनको सिखाना था कि आप कैसे ये चीज़ें सीख के बच्चों तक ले जा सकते हो। तो बायोलॉजी को हमने बड़े रोचक तरीके से टीचरों को समझाना शुरू किया और ऑब्जर्वेशन कैसे उनका बढ़ाया जा सकता है
उस दिशा में काम करना शुरू किया। तो वहाँ से ये यूनिसेड संस्था एक तरीके से शुरू हुई। आंशिक गंगवार जी वाइस प्रेसिडेंट थे और मैं उसका चीफ मेंटर बना। 22 राज्यों तक जाने की यात्रा में हमने सोलर एनर्जी ऑपरेटेड स्मार्ट क्लास लगाई कई राज्यों में, जिसके जरिए हमने कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करी। पहला प्रयोग हमने गेल के सहयोग से 2014 में, जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तब ये अवसर हमें मिला कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के लिए गेल जैसी संस्था ने 30 विद्यालयों के लिए हमें काम दिया। तो उन 30 विद्यालयों में हम लोगों ने टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग IIT कानपुर के अंदर में करी। वहाँ पर हम लोगों ने सोलर एनर्जी ऑपरेटेड स्मार्ट क्लासेस लगाई। वहाँ पर हमने 132 ऐसे उपकरण जिससे कि प्रायोगिक तरीके से आप विज्ञान गणित की चीज़ों को समझा सकते, वो लगाए। 1 साल तक निरंतर मॉनिटरिंग करी। सबसे बड़ी समस्या होती है मॉनिटरिंग करना, कि मॉनिटरिंग अगर नहीं होती है तो क्या होता है, कुछ भी आप इक्विपमेंट दे दो वेस्ट हो जाता है। तो 1 साल तक लगातार मॉनिटरिंग करी। मॉनिटरिंग करने के बाद में चेंज क्या आया कि नेक्स्ट ईयर से पब्लिक स्कूल और आसपास के प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी उन सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, दाखिला लेने के लिए लाइन लगाने लगे। ये बात शिक्षा विभाग ने इस बात को नोटिस किया। उसके ऊपर शिक्षा का एक मेंटरिंग इंस्टीट्यूशन था, मॉनिटरिंग संस्थान था, जीबी पंत इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। उसने एक डॉक्यूमेंट किया, फिक्की और जीबी पंत इंस्टीट्यूट ने, जिस बात को बाद में तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थी माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने संसद में कहा कि पहला ऐसा प्रयोग हमने इस योजना के अंतर्गत किया है जिससे कि अब सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आने लगे। एज फार एज आई नो कि आपने भारत के विभिन्न राज्यों में जा करके कई सारे समस्याओं को देखा, उसके सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं, इसके बारे में आपने अपनी टीम के साथ बैठा होगा, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुई होंगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको एक ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो लगता है कि दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम और इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन करना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है और इसके लिए स्टेप्स किए भी जा रहे हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के मायने और शिक्षा के अर्थ सिर्फ कंटेंट पढ़ा देना नहीं है, उसको एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाना है। और संसाधन की उपलब्धता अब आवश्यकता से अधिक है। इस सरकार के अंदर में रिसोर्सेज बहुत हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, निष्ठा, दीक्षा, आपका समग्र शिक्षा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विद्यांजलि, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। मैं आपको गिनाने चलूँगा तो इन 10 सालों में जितनी योजनाएं भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में दी हैं, पिछले 50 वर्षों में नहीं आई होंगी। So sir, when I was researching about you, I got to know that कि आप काफ़ी ज़्यादा दुर्गम क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। बात करें राज्यों की, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब जगहों पे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे हैं आप। तो आपको वहाँ पर क्या मेजर प्रॉब्लम समझ में आई कि यहाँ पर एक्चुअली में बाकी राज्यों के मुकाबले इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं जिनका हल करना वक्त की मांग बन चुकी? इस सरकार ने जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, पहले क्या होता था, वो आखिरी गांव माने जाते थे और आखिरी गांव की वजह से उनका विकास नहीं होता था, या वहाँ सड़कें नहीं बनाते थे, रोड नहीं बनाते थे, विकास नहीं कराते थे। डर था शायद कि आक्रामक दूसरे देश इन संसाधनों का इस्तेमाल करके हम तक आसानी से आ जाएंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसको प्रथम गांव कहा और वहाँ पर विकास के जो भी संसाधन पहुंच सकते थे उनको पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया। इन क्षेत्रों में जैसे अरुणाचल प्रदेश है, हमने 400 सोलर एनर्जी ऑपरेटेड स्मार्ट क्लास लर्निंग रिसोर्स सेंटर बनाए। उनका उद्देश्य ये था कि ये ऐसी जगहें हैं जब हमारे लोग ये सामान लेकर उन तक पहुंचे, तो उन्होंने कहा पहली बार कोई संस्था इतनी दूरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र में सामान लेकर आई है। वो जो काम करने का अनुभव है, जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ पे ज़रूरत है, वो अनुभव बहुत आनंदित करता है मुझे काम करने में। दूसरा कि इन क्षेत्रों को आवश्यकता है संसाधनों की, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में सरकार अथक प्रयास कर रही है। उसी के साथ में हम लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सर, अगर बात करूं मैं, जैसे कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आपने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना जो है वो आपने लिखा है। जो हमने औरैया जनपद में 30 स्कूलों में काम किया था कि टीचर्स को ट्रेन करना, उनको IIT में ले जाना, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुनना, उनमें से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोफेसर्स के साथ में इंटरेक्ट कराना,
तो हमें लगा कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी आवश्यकता है कि देश में ऐसी कोई योजना नहीं है जहाँ पे बेसिक शिक्षा को आईआईटी जैसे संस्थान से जोड़ा जा सके। क्या बेसिक शिक्षा के बच्चों या अध्यापकों के पास में थॉट प्रोसेस नहीं आते होंगे इनोवेशन के? आते ज़रूर होंगे। उन्हें मेंटरिंग मिलने के लिए कोई साधन, कोई संसाधन नहीं है। इस बात की चर्चा जब तत्कालीन मंत्री तक पहुंची, हम लोगों ने एक मसौदा तैयार किया। प्रोफेसर एस.सी. वर्मा थे, उनके साथ चर्चा हुई, एक मसौदा तैयार किया कि एक ऐसी योजना होनी चाहिए जिसके अंतर्गत हम बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा के बच्चों को आईआईटी जैसे संस्थानों के साथ जोड़ सकें। हर राज्य में एक नोडल इंस्टीट्यूट बनाया गया, मेंटरिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया, मेंटरिंग प्रोफेसर बना दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अटल टिंकरिंग लैब या अटल इनोवेशन मिशन और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इन दोनों के प्रायोजन से जो बच्चे आगे निकले वो स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन को सफल करने में सहयोगी रहे। और आज उसकी वजह से जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है भारत की, पोजीशन 80 हुआ करती थी 2015 में, आज हम लोग 40वें पावदान पे हैं और साउथ एशिया के देशों में पहले नंबर पे। तो जो ये इनोवेशन का कल्चर की सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान उसकी नींव थी। और कहीं ना कहीं नई एजुकेशन पॉलिसी भी इसको काफ़ी ज़्यादा बैक कर रही है मेरे ख्याल से। नई शिक्षा नीति देखिए एक ऐसा प्रयास है जो हमारे आज़ादी के बाद पहली बार इस तरीके का प्रयास हुआ है। इस प्रयास से आप देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हम कहते थे, मानव को संसाधन की तरह विकसित करना या मानव को संसाधनों के संरक्षण के लिए विकसित करना, दो पहलू हैं जिनकी समझ और सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा मंत्रालय के रूप में करी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय हुआ। अब शिक्षा मंत्रालय में मानव को हम इस तरीके से शिक्षित करें कि वो संसाधनों का संरक्षण करे, उनका विकास करे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, परिवार का संरक्षण, समाज का संरक्षण। ये शिक्षा मंत्रालय हमें विश्वगुरु बनने में मदद करेगा। तो ये एक अभूतपूर्व प्रयास है जो हमारी इस सरकार ने लिया है और इसका क्रियान्वयन देश के निचले स्तर तक, तो मैं देख पा रहा हूं कि निचले स्तर तक इसका असर आपको अगले 2047 जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ये विकसित भारत की जड़ है नई शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में जब मैं स्टडी कर रहा था शिक्षा नीति को, तो वहां पर एक और चीज पता चली, क्योंकि हम अगर पिछले वर्षों के पन्नों को अगर पलट के देखें तो भारत में जो शिक्षा से रिलेटेड जो सबसे बड़ी समस्या थी वो था स्किल डेवलपमेंट या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना बच्चों को, जो कि कई सारे स्कूल जो हैं वो नहीं कर पा रहे थे, नहीं दे पा रहे थे। पर नई शिक्षा नीति में शायद 8वीं कक्षा से ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, नए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स उनको दी जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। जो हम किताबी ज्ञान लेते हैं वो उतना उपयोगी तब तक नहीं होता है जब तक उसको हम करके नहीं देखते। प्रायोगिकता थी हमारे क्यूरिकुलम में या फ्रेमवर्क में, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लेके आए हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, क्लास 6 ऑनवर्ड लेकर आए हैं। कार्य कुशलता के स्तर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हमने कक्षा 6 से 8 के बच्चे को अगर एआई पढ़ा दिया, डेटा साइंस पढ़ा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा दिया, तो उसके पढ़ने के बाद में 9वीं 10वीं में आज व्यवस्था नई शिक्षा नीति में इस तरीके से कर दी है कि डी वॉक, बी वॉक ऐसे कोर्सेज करते हुए आप बी वॉक इज इक्विवेलेंट टू बीटेक यानी बैचलर प्रोग्राम आपका, आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग के साथ इन्वॉल्व होके भी बी वॉक और बैचलर एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। मार्क जुगरबर्ग कोई पीएचडी करके तो रिसर्च नहीं किया था। वो हमारे यहाँ जो एक शिक्षण पद्धति है कि हम पीएचडी करेंगे जाके तभी हम रिसर्च और इनोवेशन करेंगे, वो मैथ को ब्रेक किया है नई शिक्षा नीति ने कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे आविष्कार कर रहे हैं जिनको कि कल कॉमर्शियलाइज किया जाए तो उन बच्चों के जीवन और उनका किसी भी बीटेक या आईआईटी के बच्चे से वो ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये शिक्षा नीति तो आगे आने वाले समय में अभूतपूर्व दोनों दिशा में साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने में मदद करेगी हमारे देश के बच्चों का, और इनोवेशन के जरिए हम टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप पूरे विश्व में अपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। काफ़ी यूनिक चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, जैसे कि आप अशोक वाटिका रामायण फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, तो कहीं आप आरएसएस के प्रति सक्रिय हैं? देखिए, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन, मैं सामाजिक संगठन में टेक्नोलॉजी की मदद से काम कर रहा हूं, मेरी रुचि है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन एक आदर्श संगठन है, प्रेरणादायी संगठन है मेरे लिए, जिसके स्वयं सेवकों और प्रचारकों से मैंने हमेशा प्रेरणा ली है। वहां पर मैंने हमेशा सीखा है और सीखा है कैसे समाज को हम दे सकते हैं निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से,
जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि डिटैच्ड अटैचमेंट, तो डिटैच्ड अटैचमेंट के साथ काम करने की भावना ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के अंदर है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से 20-25 वर्षों से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और जैसा आपने बात करी अशोक वाटिका रामायण फाउंडेशन का अध्यक्ष की, तो हाँ, मेरा हमेशा से जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, आज आप विश्व का माहौल देखिए, चारों तरफ युद्ध चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान है? बिल्कुल नहीं। तो समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान है कल्चरल इंटीग्रेशन, एक दूसरे के कल्चर को समझना और सामाजिक सौहार्द से काम करना। जैसे आरएसएस की विचारधारा जो है वो कल्चरल चीजों पे काम करते हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत का ये कतई मतलब नहीं है कि मौर्यकालीन या जिस समय हमारे भारत के जो अंग थे उनको हम एनेक्स कर लेंगे या उनके साथ में हम चले जाएंगे। अखंड भारत का मतलब है कि हमारी जो विचारधारा है, सनातन विचारधारा है, या हमारी जो सेवा की विचारधारा है, वो हमारी जो सांस्कृतिक विचारधारा है, हम सभी की संस्कृति का सम्मान करें, एक दूसरे के पड़ोसी देशों के साथ में उनके विकास के लिए काम करें, उनके यहाँ किसी तरह की आपदा है तो हम उनका सहयोग करें, आपसी हमारा सहयोग रहे। ये हमारा अखंड भारत है, ये भारतीय भूखंड में। तो इस धारणा पे काम करने के लिए श्रीलंका में हमने काम करना शुरू किया। श्रीलंका का जुड़ाव भारत से पौराणिक है, रामायण काल से है। माता सीता जिस स्थान पर निवास किया उन्होंने कुछ समय के लिए श्रीलंका में, तो उस जगह की जो ऊर्जा है वो बड़ी दिव्य ऊर्जा है। भारत में मैंने सुना था, आपने भी शायद सुना है कि पता नहीं, लोग कहते थे कि यहाँ हम रावण का पुतला जलाते हैं और श्रीलंका में लोग रावण की पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। श्रीलंका में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। मेरे मन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी कि श्रीलंका में लोग रावण को पूजा करते होंगे, हमारे राम को या माता सीता को सम्मान नहीं देते। जब मैं अशोक वाटिका श्रीलंका पहुंचा तो मैंने देखा वहां पे लोग आज भी उस स्थान पे जहां माता सीता का कुछ समय के लिए प्रवास रहा था, किसी भी कारणवश उस जगह पे इतनी दिव्य ऊर्जा है कि उस जगह पे लोग जाके कस्में खाते हैं। उस जगह लोगों की मान्यता है कि उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। जब मैं उस जगह गया, मैंने देखा उस मंदिर पे छोटा सा, वहां एक राधा किशन जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से हैं, और एक राधा किशन जी हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने उस जगह को संरक्षित किया हुआ था। तो जब मैं उनके साथ बैठा, मैंने समझा, तो मुझे लगा कि इस जगह एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस जगह हमारे देश से लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे कल्चर को वो लोग भी मानते हैं, वो भी प्रभु श्री राम के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी उनका आशीर्वाद लेते हैं, माता सीता का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, 4 ज्योतिर्लिंग हैं वहां पर। तो उस स्थिति में माता सीता के मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जी से जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसके बाद उस मूर्ति का विग्रह, शिलाखंड के विग्रह को ले गए हम वहां पर माता सीता की प्राण प्रतिष्ठा हुई। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक माननीय दिनेश जी थे, और हम लोगों ने वहां पर एक कोलंबो से लेके नूरेलिया की पहाड़ियां जहां पे माता सीता को रखा था, एक रामायण जी को रख के रथ यात्रा निकाली, जिसमें लाखों की संख्या में श्रीलंका के अंदर लोग आए और जय श्री राम के नारे लगाए वहां पर। ये सब करते हुए आपको डर नहीं लगा? मतलब हाँ, कई सारे आक्रांताएं हैं वहां पे। हाँ, वहां पे चीन है, हाँ, कुछ सनातन विरोधी ताकतें भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन सब का एक ऐसा दबाव या ऐसा प्रभाव है कि भारत और श्रीलंका के बीच के जो सांस्कृतिक साझेदारी है, जो कल्चरल इंटीग्रेशन है, वो उतना मजबूत ना रहे। हमारी सरकारों ने बहुत प्रयास किया कि वो खराब हो जाए। राजीव गांधी जी के समय पे आपने देखा होगा, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने उस चीज़ को बड़े अच्छे से संभालने की कोशिश करी। बड़े बेहतर तरीके से हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं, और वो सद्भावना, जैसे अब श्रीलंका से लोग, बौद्ध लोग हैं वहाँ पर ज़्यादातर, हम लोग यहाँ पर बौद्ध कॉरिडोर का विकास कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग यहाँ आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जाएँ, परस्पर एक दूसरे के साथ में सांस्कृतिक साझेदारी हो। तो उस को लेकर रामायण से जुड़े 54 ऐसे बिंदु हैं जो वहाँ पर मिले हैं, जहाँ पर रामायण से जुड़े स्थलों का विकास होना है। सरकार उसे रामायण कॉरिडोर की तरह बना रही है। वो एक बहुत अच्छा पर्यटन का केंद्र भी बनेगा, और हमारे सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मधुर होंगे दोनों देशों के। जैसे कि आपने बताया कि आप आरएसएस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं काफ़ी, पर कुछ लोग हैं जो इसे भगवा आतंक के नाम से पुकारते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति है। राजनीतिक विषयों से मैं ज़्यादातर दूर रहता हूँ,
क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। समय काल में जिस जगह पे ये भगवा आतंकवाद का नैरेटिव कोड किया गया, देखिए आप समझिए, भगवान हमेशा आतंकवाद के, अधर्म के, अन्याय के खिलाफ ही लड़ाई लड़े हैं, चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो। पूरी महाभारत और रामायण अधर्म, अन्याय, आतंकवाद के खिलाफ लड़ी गई है। तो भगवान तो हमेशा हैं ही आतंकवाद को खत्म करने के लिए, मगर ये जो नकारात्मक कोट जिन्होंने दिया था, माननीय श्री सुशील शिंदे जी ने, उस तत्कालीन गृह मंत्री थे, कुछ दिन पूर्व मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने खुद माना है कि ये मैंने गलत कहा था। सर, अभी हम लोग ने हाल ही के वर्षों में देखा कि रशिया और यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है, तो मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि भारत नवाचार के क्षेत्र में, स्पेशली इन डिफेंस, ऐसी क्या नीतियां अपना रहा है, क्या क्या इनोवेशंस ला रहा है? इसके लिए आपने स्पेशली कुछ काम किया है? हम लोगों ने डिफेंस इनोवेशन में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक डिफेंस इनोवेशन लैब बनाई, जिसके अंदर में जो प्रॉब्लम्स हैं या रियल चैलेंजेस ग्राउंड लेवल पर जो हैं, फील्ड में जो ऑफिसर्स के चैलेंजेस हैं, उनके साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, कैडेट्स के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, आईआईटी को उसके अंदर में इन्वॉल्व किया कि प्रॉब्लम भी हम लेंगे डिफेंस से, सॉल्यूशन भी रेडी करेंगे डिफेंस के लोग, कैडेट्स, और टेक्नोलॉजिकल जो अपर हैंड या सजेशंस या मेंटरिंग देनी है वो आईआईटी से दी जाएगी। और बड़ा अच्छा प्रयोग रहा। लगभग 10 पेटेंट हमने उस इंडियन मिलिट्री एकेडमी की लेबोरेटरी से विद इन अ ईयर, 1 साल के अंतर्गत फाइल किए हैं। और वो ऐसे 10 पेटेंट हैं जो बहुत आवश्यक थे, मतलब रियल प्रॉब्लम है डिफेंस की, कि वो पेटेंट अप्रूव होते ही उनको कमर्शलाइज किया जा सके। उसी तरीके से अभी हम उसका जो सेकेंड वर्जन है, गेल के सहयोग से टैंक टेक्नोलॉजी सेंटर में ड्रोन का एक एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं। टैंक के साथ में ड्रोन जब पैरेलली काम करेगा तो टैंक की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। तो उस पे शोध और उसके ऊपर में एक सेंटर अहमदनगर में हमने बनाया है, टैंक टेक्नोलॉजी पे ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर। तो निरंतर डिफेंस के सेक्टर में इंडिया नए नए इनोवेशन के साथ में ग्रो कर रहा है। और सर, अगर बात करें आरटी एक्ट और बाल संरक्षण में भी, तो आपने भी काफी सक्रिय रूप से आपने इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी आपने काम किया। तो हाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। जब 2014 के बाद माननीय मोदी जी की सरकार आई तो हम लोगों ने उसको रिव्यू किया। बाई चांस मैं सरकार के साथ में बतौर विशेषज्ञ वरिष्ठ सलाहकार काम कर रहा था। आरटी एक्ट के अंदर चोर दरवाजे थे। अब आप पूछेंगे ये चोर दरवाजे क्या है? क्या आरटी एक्ट देश में सभी के लिए लागू है, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, सारे जो तौर तरीके एक्ट के अंतर्गत नियम कायदे कानून कहे गए हैं वो सभी स्कूलों पे लागू होने, बट एक चोर दरवाजा बना दिया जहां पे माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया गया, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया किसी भी एप्लीकेबिलिटी से। ऐसी कई सारी खामियां थी जिन पर तत्कालीन सरकार जो थी उसने काम करना शुरू किया। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, ट्रांसजेंडर के बच्चों को क्या शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए? वहां के बच्चों को, मतलब ट्रांसजेंडर जो बच्चे थे उनके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधान लाया गया, वो काम हुआ। ग्रीवियांस रेड्रेसल मैकेनिज्म नहीं बनी थी कि आपने एक्ट तो लगा दिया, एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान ले आए, मगर उसकी ग्रीवियांस रेड्रेसल मैकेनिज्म नहीं बनाई कि एक्ट का कहीं अनुपालन नहीं हो रहा है तो उसकी रेड्रेसल की मैकेनिज्म क्या होगी। तो उसकी ग्रीवियांस रेड्रेसल मैकेनिज्म पे हम लोगों ने काम किया। सर, लगभग आपने देश के सभी राज्यों में काम किया है, लेकिन विगत वर्ष में आपने बिहार में आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होंगे, तो इसके पीछे कुछ विशेष कारण हैं? जैसे कि हम देखते आ रहे हैं बिहार से कई सारे बड़े राजनेता निकले हैं, तो आपका भी क्या रुझान राजनीति की तरफ है? मैं देश के लगभग 22 राज्यों में काम कर रहा हूँ और राजनीति की जगह मैं सामुदायिक विकास नीति पे काम कर रहा हूँ। और बिहार विगत वर्ष में अगर आप देखेंगे तो जो हमारी सरकार बनी है, माननीय सतीश चंद्र दुबे जी जो अभी भारत सरकार में कोयला एवं खान राज्य मंत्री हैं, उनके संसदीय क्षेत्र बेतिया में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। तो मैं जब उस क्षेत्र को देखा, समझा, तो मुझे लगा यहाँ काम करने की बहुत आवश्यकता है। और वहाँ पर हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में लगभग 40,000 बच्चों के लिए और उस क्षेत्र में काम शुरू किया। बाकी लोगों ने जब देखा कि इस तरीके की चीज़ें, नई आईआईटी से जुड़ी हुई संस्था और कुछ अपने पेटेंट उत्पादों के साथ में इस क्षेत्र का सामुदायिक विकास में सहभागिता निभा रही है, तो बाकी लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आने लगी। जैसे उस समय पे भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया उनके क्षेत्र खगड़िया में काम करने के लिए। माननीय श्री रविशंकर जी पटना साहिब में, उन्होंने कहा कि भाई इस क्षेत्र में भी काम करने की ऐसी आवश्यकता है। तो मैं चुनाव से पूर्व ही इन दोनों क्षेत्रों के लिए जो सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत में प्रस्ताव बनाए और इन क्षेत्रों में कार्य करने का निर्णय लिया।
और वहां पर मैंने कार्य करना शुरू भी कर दिया। तत्पश्चात जब इन 3 लोगों के यहाँ पे काम हुआ अभी इस वर्ष में, तो लगभग मेरे पास में 12 से 13 लोगों के रिक्वेस्ट लेटर हैं इस काम को उनके क्षेत्र में करने के लिए। सामाजिक क्षेत्र और राजनीति में बहुत कम फर्क है, क्योंकि राजनीति से आप समाज का कल्याण करते हैं। हम समाज के क्षेत्र का 22 राज्यों में सक्रियता से काम कर रहे हैं, 40 संसदीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम कर रहे हैं, गैप पे काम कर रहे हैं। हम पॉलिसी मेकर्स, माननीय सांसद सदस्यों को भी सुझाव, रुझान, कैसे पॉलिसी को बेहतर किया जाए, वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। मगर मेरा क्षेत्र टेक्नोलॉजी के जरिए समाज को परिवर्तित करने का है। जो कोर राजनीति है उसमें मेरा कभी रुझान नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं वोट बैंक की राजनीति में कभी नहीं जाना चाहता हूं। हाँ, नामित अगर मुझे कहीं किया जाता है विधानसभा या राज्यसभा में, तो वहां पर मैं अपनी सामाजिक क्षेत्र में संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता माननीय सांसदों या विधायकों के जरिए उस क्षेत्र के विकास के लिए किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज करके, उसमें जरूर काम करने के लिए इच्छुक हूं, मैं करूंगा। इसके अलावा और कोई भी कारण है आपका बिहार में आप इतना ज्यादा सक्रिय हो गए? देखिए, बिहार हमेशा से ज्ञान की स्थली रही है। भगवान बुद्ध जी का आप देखिए, अशोक पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी उस समय पे। तो जो ज्ञान की जड़ें बिहार में थी, उनको मजबूत करने के लिए नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। बेसिक एजुकेशन पे जब तक वहां पर काम नहीं होगा, वो जो बिहार ज्ञान की भूमि थी, उस ज्ञान की भूमि को रीएस्टैब्लिश करने में माता सीता की जननी रही है, तो उस चीज को रीएस्टैब्लिश करने के लिए हमें बेसिक एजुकेशन में काम करना पड़ेगा। और बेसिक एजुकेशन में काम करने के लिए इनोवेशन को इंक्यूबेट करना बेसिक एजुकेशन के अंदर वो सबसे ज्यादा आवश्यक काम है। टेक्नोलॉजी को इंक्यूबेट करना, इनोवेशन को इंक्यूबेट करना, आईआईटी जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर उसको हम लोग करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हम बात करें सर शिक्षा की, तो वहाँ पर मैंने देखा ये चीज़, मैंने आपके बारे में स्टडी किया कि आप श्रीमद् भगवद गीता के बारे में भी लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो उसके पीछे कहाँ से ये आइडियोलॉजी? एक तरफ आप इनोवेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहीं कहीं आपका स्केप्टिकल माइंड बीच में आकर के नहीं बोलता है कि यार ये सब क्या है? लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा गया गीत है। अगर आप उसको समझेंगे तो वो पूर्णतः साइंटिफिक है। डिटैच्ड अटैचमेंट के साथ काम करना मैंने श्रीमद् भगवद गीता से ही सीखा है। और श्रीमद् भगवद गीता अक्सर लोग, हमारी युवा पीढ़ी समझती है कि वो बुढ़ापे में पढ़ने का विषय है, या फिर इसको पढ़ लेंगे तो मैं साधु या संत बन जाऊंगा, साधु या संत बन जाऊंगा या बुढ़ापे में पढ़ूंगा। मेरा कहना यह है कि उसको आप समझिए, वो एक मैनेजमेंट की तरह की बुक है। आपको प्रकृति में संरक्षण में आपको मदद करेगी, आपको एक अच्छा मैनेजर बनने में मदद करेगी। कैसे आप एक बड़े युद्ध में उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट किया, वो मोटिवेटर की तरह आपके काम करेगी। तो कहीं ना कहीं मैंने एक गीता प्रेरणा फॉर चिल्ड्रन एक यूट्यूब चैनल बनाया कोविड के दौरान में, जिसमें मैंने क्या किया कि छोटी छोटी कहानियों को एनिमेशन में डाल के श्लोकों का अर्थ बच्चों को समझाने की कोशिश करी। और उसमें कोविड के दौरान में मैं खाली था तो 40-50 वीडियो मैंने बनाए, उसको बच्चों ने बड़ा लाइक किया और उससे समझे अलग अलग, मतलब जो लाइफ के एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, लाइफ के संस्कार युक्त शिक्षा, तो संस्कारों को कैसे हम गीता से बच्चों तक ले जा सकते हैं, उस पर वो काम किया है। एक लाइन है कि गीता इज नॉट जस्ट अ बुक, इट इज अ वे ऑफ लिविंग। डेफिनेटली वो हमारी जीवन आधारशिला है। लास्ट में मैं आपसे यही पूछूंगा कि अगर मैं बात करूं कि जितने भी दर्शक हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, वो भी अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना चाहें, एज अ सोशल वर्कर काम करना चाहें, तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं, ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जिनके लिए उनको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और क्या आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे वीडियो के जरिए उन्हें? देखिए, सोशल टेक्नोक्रेसी अमेरिका में बड़ी कॉमन थी। सोशल टेक्नोक्रेसी का मतलब है पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी डेवलप। तो इन 4 पहलुओं को आपको समझना होगा। सबसे पहले तो इन 4 चीजों की समझ होना। दूसरा जो मैंने कहा, डिटैच्ड अटैचमेंट। आप अगर इस धारणा के साथ आ रहे हैं कि इसको हम करियर ले रहे हैं सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, तो पैसा इस सेक्टर में बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपका, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं होता है। तो डिटैच्ड अटैचमेंट मतलब आप देने की भावना से अगर आ रहे हैं, आपको समय भी देना पड़ेगा, संघर्ष है वो भी करना पड़ेगा आपको बहुत सारी जगह पे जाके। तो डिटैच्ड अटैचमेंट के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, ये सेक्टर बहुत अच्छा है। जैसे हम लगभग अभी 100 करोड़ तक की योजनाएं समाज के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे हमने पेटेंट प्रोडक्ट डेवलप किए इस बीच। अब उस पेटेंट प्रोडक्ट से बाई प्रोडक्ट के रूप में रॉयल्टी आती है। जब वो पेटेंट जाएगा, कमर्शियलाइज होगा, तो रॉयल्टी आएगी, वो समाज के लिए उपयोगी होगा और रॉयल्टी भी डेवलप करेगा। तो वहां पर अगर वो रॉयल्टी आती है तो वो जीविकोपार्जन का साधन बन सकती है। करेक्ट
है ना। अगर आप 100 करोड़ का काम कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपए भी आपके पास रॉयल्टी आ गई तो वो आपके लिए जीविकोपार्जन का साधन बनेगा। किसी भी IITian से एक अच्छा पैकेज हो गया आपका, बट वो आपका बाई प्रोडक्ट नहीं है डे वन से। तो आप काम पे फोकस करिए, आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करिए, उनको एड्रेस करने के लिए कोई सोल्यूशन बनाइए। वो सोल्यूशन, वो इनोवेशन कॉमर्शियल होगी और वो आपको अपने आप बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको करियर की तरह एस्टैब्लिश कर देगी। तो दिस इज वन थिंग कि आपको कमिटमेंट डिटैच अटैचमेंट के साथ देना पड़ेगा। या हमारे जैसे आदर्श माननीय मोदी जी, आप उनके जीवन में देखिए कि उनका टाइम कमिटमेंट समाज के लिए कितना है और व्यक्तिगत वो क्या लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो आप अगर उस तरीके से काम कर सकते हैं कि आपको देना है समाज को, समाज के लिए काम करना है, तो आप उस क्षेत्र में आइए। और करियर बहुत बड़ा करियर है, पूरे विश्व में इसका करियर है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, आपने इन सारे विषयों के बारे में चर्चा की। आई एम श्योर कि जो भी इस पर्टिकुलर एपिसोड को देखेगा वो कई सारी चीज़ों के बारे में उनको समझ मिलेगी। सोशल सेक्टर में कैसे आगे बढ़ें, सोशल टेक्नोक्रेसी क्या है, मैं आपसे ही सीखा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय यहाँ पर दिए। थैंक यू सो मच। शुभम, आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, मीडियन लैब की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरीके से, पॉडकास्ट भी एक तरीके से नया नवाचार है अपनी बात को पहुंचाने का, विषय को सहज तरीके से रखने का। तो इस नवाचार को आप आगे बढ़ाइए, आप आगे बढ़ें, आपकी मीडियन लैब जो संस्था है वो आगे बढ़े, और आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।